एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक उसी तरह जो हम प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें CDP प्रीवियस ईयर 2021-22 में जो सीटेट में पूछे गए हैं और EVS का और हिंदी पेडागोजी का, ये तीनों का हम एक सीरीज चला रहे हैं जो क्रमशः हम 2022 का शुरू किए हुए हैं। जो सीटेट 2022 जनवरी में पूछा गया है उसका शुरू किए हैं और अलग अलग हम प्ले लिस्ट भी बनाए हुए हैं। तो आप उस प्ले लिस्ट में जाके आप CDP प्रीवियस ईयर 2021-22, EVS प्रीवियस ईयर 2021-22, हिंदी पेडागोजी प्रीवियस ईयर 2021-22 कहकर यानी सर्च करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हमको उम्मीद है कि आपका रिज़ल्ट यहीं से होगा जब आप प्रीवियस ईयर इतने 25-30 लगभग 25-26 जो 29 पूछे हुए हैं, आप 29 तीनों 29 प्रीवियस ईयर्स का जब आप कर लेंगे तो हमको लगता है जो ऑनलाइन CBT बेस्ड यानी होने वाला है आपका टेस्ट सीटेट दिसंबर 2022 में, वहाँ एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। यही सब प्रश्न रिपीटेड होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज का जो टॉपिक होगा 12 जनवरी 2022 को पूछे गए पर्यावरण अध्ययन और पेडागोजी। जो पर्यावरण अध्ययन पेडागोजी है वो 30 में 30 होगा और ये सीटेट 2022 के लिए जो दिसंबर में होने वाला है उसके लिए ये बहुत उपयोगी होगा। तो वीडियो को सीरियस होकर आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और आपको एक सलाह भी है कि आप एक कॉपी और पेन लेकर भी बैठें, ताकि जो की पॉइंट निकले, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जो हम अक्सर बोल देते हैं, उसको आप नोट भी कर लें ताकि आप उसको बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। हम लोग 12 जनवरी 2022 को पूछे गए पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण पेडागोजी, जिसको EVS और EVS पेडागोजी 30 में 30 का पूछा गया प्रश्न। पहला प्रश्न है, पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल और या सब्जी हैं। देखिए ये प्रश्न जो है ना, कुछ विदेशी फसलें टॉपिक है जो उसी से लिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि आप पढ़े भी होंगे प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ अक्सर यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछ देता है कि हमारे कुछ खाद्य पदार्थ जो हैं विदेशों से आया हुआ है, हमारे देश में उगता नहीं है। लेकिन इसमें पूछा हुआ पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल या सब्जी हैं, यानी कौन सा है जो प्राचीन काल से ही पहले से ही हमारे देश में ये फल और सब्जी उग रहा है। आलू एवं टमाटर बिल्कुल नहीं है। ये आलू और टमाटर दक्षिण अमेरिका से आया है। लिख लीजिए, आपके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल या सब्जी दक्षिण अमेरिका से आया हुआ है। पत्ता गोभी एवं आम। गोभी तो यूरोप से आया है, आम हमारे देश का है, ये यूरोप से आया हुआ है। आम एवं केला भी हमारे देश का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आम एवं केला। मटर एवं केला, मटर भी यूरोप से आया हुआ है, ये यहाँ से एक प्रश्न, जितने भी प्रीवियस ईयर तीसरा ये बन रहा है, दोनों में से एक प्रश्न इससे रहता ही है। तो आप इसको गौर से कर लीजिएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, नाम सिर्फ बदल दिया है। केरल में मुख्य रूप से आपको बताए होंगे, जो वीडियो देखे होंगे, टैपियोका और नारियल, ये 2 ऐसे हैं जो घरों में बनाए जाते हैं, घरों में उगाए जाते हैं। तो केरल राज्य के घरों में उगाए जाने वाले फसल टैपियोका और नारियल। तो इसमें जो भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, जंतु या कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी कीट पतंग होते हैं, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो अपने मादा कीड़े को अपने गंध से पहचानते हैं। देखिएगा, चींटी कतार में चलती है और हर एक चींटी क्या करती है कि एक गंध छोड़ती है और उस गंध को दूसरे चींटी गंध को पहचान कर उसके कतार में चलने में मदद करता है। तो इसमें कौन कतार में यानी कौन गंध से पहचानते हैं? बाज पक्षी, चमगादड़, रेशम कीट। बिल्कुल नहीं, बाज पक्षी नहीं। रेशम कीट, चींटी, मक्खी, ये भी नहीं होगा, मक्खी इसमें नहीं होगी, मक्खी नहीं होगी। चींटी, मधुमक्खी, रेशम कीट। चींटी, मधुमक्खी और रेशम कीट ये ऐसे हैं जो अपने समूह के द्वारा, झुंड के द्वारा छोड़े गए गंध से पहचान लेते हैं।
मधुमक्खी, चमगादड़, कुत्ता, ये भी गंध से नहीं पहचानता। तो यानी इसका ये चमगादड़ भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देता है। वह निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे? देखिए, ये खनिज तेल यातायात से है। कार एवं मेट्रो रेल में ईंधन नहीं लगता है, तो ये गलत हो गया। बस एवं मेट्रो रेल, तो ये भी गलत हो गया। साइकिल एवं मेट्रो रेल, मोटरसाइकिल एवं मेट्रो रेल। कहने का मतलब है, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा खनिज आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है, तो वो क्या करेगी, साइकिल और मेट्रो रेल पर सवारी करेगी, तो उसका खनिज ईंधन तेल जो है वो बचत होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधों से न लिया गया हो। देखिए, एकदम न नहीं देखिएगा ना, तो एकदम आंसर गलत हो जाएगा। सी-टेट थोड़ा सा आपको जो है ना आंख में धूल भी झोंकता है। तो पौधों से न लिया गया हो, यानी इसका मतलब क्या है कि जंतु प्रोडक्ट यानी एनिमल प्रोडक्ट कौन सा है इसमें खाद्य पदार्थ। शहद जंतु से मिलता है, कटहल नहीं मिलता है, तो ये ऑप्शन गलत। दूध, अंडे, भुट्टा भी नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन गलत। सरसों, मछली, ये भी नहीं, तो यानी दूध, शहद और अंडे। दूध हम लोग को दुधारू जानवर से मिलता है, शहद मधुमक्खी से और अंडे पक्षी से, मान लिया जाए मुर्गी हो गया, बत्तख हो गया, इन सभी से। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है? मिट्टी का मटका, ईंट, कुल्हड़। नहीं, मिट्टी का मटका तो कुम्हार बनाता है। खुरपी, आरी, कुल्हड़ जिसको कुल्हाड़ी कहते हैं हम लोग, तो ये हो सकता है। अंगूठी तो सोनार बनाता है, ये गलत हो गया। कुल्हड़, ईंट, चूड़ी, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। भाई देखिए, जो 12 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम में बैठे हैं ना, तो उसका ईवीएस बहुत आसान था, उसका थोड़ा सा नंबर बहुत ज़्यादा हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि 12 जनवरी को आपका किसका पेपर था। 12 जनवरी 2022 को आप कौन कौन पेपर दिए हैं, तो ताकि समझ में आएगा कि आपका नंबर कितना था। तो अगला प्रश्न है, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता। वह निम्न में से चुनेगी। देखिए, परिवार एवं खेल, 6 टॉपिक है। परिवार एवं खेल, भोजन, आवास, जल, 4 हो गया। 5वां यातायात और 6ठा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये 6 में से परिवार एवं खेल से है ये प्रश्न। और खेल कौन सा कर रहा है? घर के अंदर, यानी इसको हम लोग कहते हैं इंडोर गेम। इंडोर गेम कौन है इसमें? तो बैडमिंटन आप इंडोर खेल सकते हैं। बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, ये दोनों खेल सकते हैं। बैडमिंटन घर में नहीं खेल सकते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं। कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश, ये खेल सकते हैं। टेनिस नहीं खेल सकते हैं। छुपन छुपाई, स्टापू, पिट्ठू, ये भी नहीं खेल सकते। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? अब गौर से देखिएगा, थोड़ा मैप से भी मिलाइएगा, मैप हम निकाल देंगे। केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। केरल और गुजरात है, आंध्र प्रदेश नहीं है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। केरल और महाराष्ट्र है लेकिन तमिलनाडु नहीं है। कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र है, उड़ीसा नहीं है। कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात। तेलंगाना तो किसी से लगता ही नहीं है, एक तरफ है, एक तरफ इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, तेलंगाना बीच में हो जाता है, तो नहीं है। इस ऑप्शन में एक भी सटीक आंसर नहीं है कि तीनों राज्य जो है अरब सागर से सटता है। आप मैप के माध्यम से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर 5 ऐसे राज्य हैं जो कि 5 ही ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर से सटती है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। तमिलनाडु तो आपका हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से सट रही है। तेलंगाना बीच में है, यहाँ है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। शायद जिसका गलत हुआ होगा तो यहाँ से सबको आंसर भी मिला होगा, नंबर भी मिला होगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था? देखिए, मेंडल ने अपना पहला प्रयोग मटर पर किया था और आनुवांशिकता का जनक पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है, और दूसरा प्रयोग उन्होंने चूहा पर किया था। तो अब ये क्या इसका प्रेक्षण था कि सभी पौधे में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे, ज़्यादातर पौधे में पीले बीज थे, उनका कौन सा प्रेक्षण था? तो यहाँ पर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था? सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे, ज़्यादातर पौधे में पीले बीज थे, ज़्यादातर पौधे में हरे रंग बीज थे, सभी पौधों में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सभी पौधों में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे। इस तरह का उसका प्रेक्षण था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? दूध, चीनी, शहद। दूध, चीनी, शहद। दूध तो मिलता है, घुलता नहीं है। घुलना जैसे कि क्या कहते हैं उसको हम लोग कि जैसे चीनी को घोल दिए तो घुल जाएगा, नमक को घोल दिए तो घुल जाएगा, ये तो मिल जाता है, इसको मिश्रण का। दूसरा है तारपीन, नींबू रस, पेट्रोल। तेल तो कभी भी पानी मिलेगा भी नहीं। मिट्टी का तेल, नमक, साबुन। मिट्टी का तेल भी कभी नहीं मिलेगा। चीनी, सिरका, नमक, ये पानी में घुल जाता है। घुलना और मिलना अलग होता है। पानी में दूध मिलेगा, घुलना अलग चीज़ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? चीनी, सिरका और नमक, ये पानी में घुल जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर घुलने की बात है तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। देखिए, पानी का संरक्षण हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। जल पुरुष जैसे राजेंद्र प्रसाद है, तो राजेंद्र कुमार जो भी हो, वो जो है जल पुरुष के रूप में नाम से जाना जाता है। तो ट्यूबवेल में हम लोग संग्रह कर सकते हैं? नहीं। बावड़ी क्या होता था कि ये एक कुआं का आकार होता था, चौखुट होता था और उसमें सीढ़ी उतरने के लिए लगी होती थी, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? बावड़ी। बोरवेल तो जिसको हम लोग बोरिंग कहते हैं, हैंडपम्प हो गया, ये तो हम लोग निकालते हैं, तो इसमें पारंपरिक तरीका क्या है? बावड़ी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं? कभी भी नहीं, वो पानी के नल से सीधे पानी नहीं पी पाएंगे, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं। आप कुछ भी डालिएगा, कुछ भी गिराइएगा, वो हवा में तैरेगा, ये तैरेगा। यदि टॉयलेट भी करता है ना तो वो सीधे चला जाता है। चाय भी पिएगा ना तो वो पाइप लगा के पीना पड़ेगा। पता नहीं, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, कैसे जीते हैं लोग, या बहुत मुश्किल से वो लोग अपना काम करते हैं। पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं? बिल्कुल नहीं। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं? बैठने की भी जगह नहीं होती है, बैठ भी नहीं सकते। आप जिस पर बैठिएगा वो भी तैरता है, बैठकर खा नहीं सकते। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वह अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, वो टिक पाए, हवा में उड़ ना पाए, तैर ना पाए, चूँकि हवा तो होती ही नहीं है वहाँ पर, तैर ना पाए, इसके लिए क्या करते हैं कि अपने यान से वो किसी न किसी बेल्ट से बांधकर स्थिर रखते हैं और फिर अपना काम करते हैं। खड़े रहकर तैरते हुए सोते हैं? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वह अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में से कौन सा एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं? दृढ़ और निश्चय के प्रतीक हैं। नीरज चोपड़ा, अभी हाल में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में प्रसिद्ध हुआ है। लवलीना बोरगोहेन, ये नहीं है। साक्षी मलिक, ये भी नहीं है। ये दीपा मलिक जो है ना, ये पैरा एथलेटिक है। अगला प्रश्न है, नागरकोइल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2022 को 11:50 पर छोड़ती है और कोझिकोड 24/11/2022 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है? देखिए, ये ट्रेन वाला जो सवाल है ना, एक सवाल तो रहता ही है।
और ट्रेन का टाइम निकालने के लिए सीधे सीधे ये देखना है कि ट्रेन खुल कब रही है, 23/11 को। ट्रेन खुल कब रही है, 23/11 को। तो 23/11 आपको यहाँ लिखना है, 23/11 को ट्रेन खुल रही है। पहुँच कब रही है, 24/11 को, 24/11 यानी दूसरे दिन। तो खुल कब रही है, 11:50 में। तो इसको 23/11 को वो ट्रेन कितने घंटे चली, 11:50 में खुल रही है, तो 23/11 यानी 23/11 को वो कितने चली, ये 24 घंटा में से आप जब से खुला हुआ है उसको आप घटा दीजिए। तो ये हो गया, आप 60 मिनट पैंचा लिए तो 10 हो गया, यहाँ पर 23 में 3 में 1 गया 2 और यहाँ पर 1, 12 घंटा 10 मिनट वो 23/11 को चल गई। अब 24 को वो पहुँच गई 17:45, तो 17:45 तक तो वो चलते रही। तो 24/11 को वो अपना दूरी तय किया 17:45, यानी 17:45 तक चली। तो ये टोटल समय इसका ये हो गया 55, 7 2 9 2, यानी 29 घंटा 55 मिनट वो चली। अब देखिए 23/11/2020 को 11:50 पर छोड़ती है और कोझिकोड वो 24/11/2020 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उस दूरी को तय करने में कितना समय लेती है, तो समय देख लीजिए, आपका टोटल हो गया 29 घंटा 55 मिनट। 29 घंटा 55 मिनट ये तो नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कलाकारी को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। अब देखिए बिहार 3 राज्य है, एक पंजाब है, बिहार, पंजाब, बिहार और तीसरा है महाराष्ट्र। ये 3 राज्य में कौन सा चित्रकारी प्रसिद्ध है, ये आपको चुनना है। पट्टाचित्र है नहीं, पट्टाचित्र नहीं है। कलमकारी भी मधुबनी बिहार का है, तो ये क्रमशः आपको चुनना है, क्रमशः। फुलकारी नहीं है, कलमकारी नहीं है, मधुबनी बिहार का है, कलमकारी। ये फुलकारी जो है, ये फुलकारी पंजाब का है, ये फुलकारी पंजाब का, मधुबनी बिहार का, मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस भी है बिहार का, और बर्ली महाराष्ट्र का, बर्ली महाराष्ट्र का। तो ये आपको क्रमशः चुनना भी है। आप इसमें उलझिएगा, तुरंत मार दीजिएगा फुलकारी यहाँ देखें, कलमकारी ये मधुबनी, यहाँ क्या है उल्टा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, पंजाब का फुलकारी, बिहार का मधुबनी और महाराष्ट्र का वर्ली। अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ से जैसे कि आपको पता है कि ईवीएस का 15 ईवीएस रहता है और 15 ईवीएस पैडागोजी रहता है। तो इसमें हम लोग 15 अब पैडागोजी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल रिपीटेड होते रहते हैं। तो एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर पर छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। क्या कह रहा है कि आप एक शिक्षक हैं, एक अलग राज्य से कोई लड़का आ रहा है, इस अवसर पर छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। जैसे नया लड़का है तो वो अपना क्लास में हेजिटेशन उसको हो जाता है, दुविधा जैसा लगता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। आप अनुकूलन करने के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, स्थानीय छात्रों को नए छात्रों के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहें। नियम अभी तुरंत बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, हदस जाएगा, तो इसलिए नियम की बात नहीं करेंगे। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है। कठिन उसको यहाँ भी हम हदसाएंगे नहीं, कठिन है नहीं। नए छात्र से कहें कि वह कक्षा को उसके पुराने स्कूलों के नियमों के बारे में बताएं कि वह नए स्कूल के नियमों से कैसे भिन्न है। ये कुछ हो सकता है, लेकिन कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसमें उन्हें कैसे संभाला के बारे में बताएं। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। वर्चुअल बैकग्राउंड,
स्क्रीन साझा करना, चैट में GIF और ऑडियो कॉल। इसका आंसर चैट में GIF है, जो कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करता है। तो ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? संरचनावादी क्या होता है, जिसको हम लोग रचनावादी कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। तो संरचनावादी से कौन सा मेल सटीक है? तो नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, विभिन्न पक्षियों की चोंच को देखकर उनका चित्र बनाना, जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर प्रयोग करना, बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग करना। देखिए इसका आंसर जो रखा है, इसका आंसर रखा है नदियों के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, कि हम प्रदूषक कैसे, कौन कौन से प्रदूषक हैं, उसमें कौन कौन से प्रदूषण करने वाले कारक हैं। तो इसका आंसर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्य पुस्तक से मधुमक्खी के छत्तों की संरचना बनाते हैं। जोड़े में छात्र ईवीएस पाठ्य पुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाते हैं। एक पाठ के पूरा होने के बाद छात्र कुछ पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं लिखते हैं। देखिए ये 12 जनवरी 2022 को पूछे गए सवाल में जो ईवीएस था आसान था, लेकिन CDP हार्ड था। पेडागोजी जो है हार्ड है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का। सक्रिय छात्र कैसे व्यस्त रहेंगे? जो सीखने के लिए उतावले हैं, सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, वो छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना, छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो यह दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं, पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना, स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेतक बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? देखिए एक बहरा है, गूंगा है, उसके बारे में कुछ टिप्स देना चाह रहे हैं शिक्षक, लेकिन बीच में स्टूडेंट कह रहा है, छात्र कह रहा है कि हम लोग तो बोल पा रहे हैं, हम लोग तो सुन पा रहे हैं, तो हम ये चैप्टर क्यों पढ़ें? तो कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते। आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। दूसरी बात है कि हम सभी की अलग अलग क्षमताएं हैं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। ये सटीक आंसर है कि हर व्यक्ति में अलग अलग कुछ कमियां होती है और कुछ उसमें पॉजिटिविटी होती है, जिसके कारण एक दूसरे से वो अलग हो जाते हैं। तो वही बच्चे को हमको सिखाना है कि अलग अलग क्षमता है और अलग अलग बाधा होती है। हम कैसे बाधित लोगों के साथ, बाधित बच्चों के साथ हम संपर्क कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और फिर मिलजुल कर रह सकते हैं। देखिए ये तो
ये प्रश्न तो 1 बीघा का है। हालांकि कुछ है नहीं, इस प्रश्न को गौर से देखिएगा तो सिर्फ पढ़ने में जो समय लगे, लेकिन सीबीटी में कंप्यूटर में क्या होता है, स्क्रीन पर एक साइड रहता है, आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं, फिर दूसरी साइड में आता है, दूसरी साइड में आता है प्रश्न, समझने के बाद आप पैसेज को भूल जाते हैं। ये कुछ दिक्कतें होती है कंप्यूटर बेस्ड पर। देखते हैं प्रश्न क्या है, बड़ा तो है। उजैरा और शामिर ग्लोब पर विश्व के उजैरा और शामिर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शामिर, देखो ये है अमेरिका, अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में है। शामिर, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती है। उजैरा, जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नज़र आई। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शामिर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? कौन सा प्रश्न शामिर का प्रश्न क्या है? शामिर, देखो ये है अमेरिका, अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहाँ है? अंतरिक्ष के बारे में, यानी शामिर का प्रश्न है कि अंतरिक्ष कहाँ है, अंतरिक्ष अच्छे से वो समझ पाए, हम बच्चों को समझा पाए, तो ये कौन सा ऑप्शन बताता है? तो अब ऑप्शन देखते हैं, अलग लिखना पड़ा हमको। देखिए ऑप्शन है, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उसे कहाँ रखेंगे? अंतरिक्ष के बारे में ये नहीं है, अंतरिक्ष के बारे में ये नहीं है, या है, ये देखेंगे हम लोग। दूसरा, अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है, या आप मानते हैं कि इसमें कुछ है? चौथा है, आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे? और देखिए ये सब क्या है, ये सब प्रायोगिक है। सुनीता विलियम्स जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को कि अंतरिक्ष कहाँ है, अंतरिक्ष समझाना है हमको। तो क्या होगा कि यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उसे कहाँ रखेंगे? तो हम अंतरिक्ष में रखेंगे, पृथ्वी से अलग रखेंगे, और जैसे अलग रखें तो वही चीज़ क्या हो गया, अंतरिक्ष हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनाते हैं। दूसरा, छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र स्थानीय वस्तुओं की वकालत करने में मदद करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होगा। छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे, नहीं। छात्र क्या करेगा, छात्र जो है उन नकारात्मक प्रभावों की सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्र से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वह अभी भी विज्ञापन प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। दूसरा है, विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है, इस पर एक सर्वेक्षण आयोजित करना। अब इस चार्ट के लिए सर्वेक्षण आयोजित करते हुए करेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा। परियोजनाओं में चार्ट पेपर के उपयोग की कम करने के लिए विचारों पर मंथन करने के लिए कहना। छात्रों को एक साझा रजिस्टर की बात यहाँ कहाँ से आ गई, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है।
क्या कहेंगे कि देखो बाबू ये चार्ट पेपर का परियोजना नहीं है, आप इसे बिना चार्ट के कर सकते हैं, तो उसको समझ में आएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट चार्ट पेपर पर बनेगा और कौन सा नहीं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रयोग से हमें विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये कारक प्रयोग जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उससे कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता है। तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती है। और जैसे कि पता है कि अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्टाइल में, डिजाइन में होते हैं, ताकि उसको सुनने की क्षमता पर प्रभावित करता है, ये सही है। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, नहीं, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना, एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना, यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करता है। अलग अलग, जैसे कि जेब्रा का पैटर्न जो होता है, जेब्रा पैटर्न देखे होंगे आप लोग, तो वो क्या करता है, एक जगह एकदम स्थिर हो जाता है, और जो शिकारी जानवर होता है वो कन्फ्यूजन हो जाता है, दुविधा में हो जाता है कि वहाँ पर कोई है, और ज़रा सा भी वो मूवमेंट नहीं करता है। तो ये भी मदद करता है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि प्रयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। देखिए ये चारों उदाहरण है, और जैसा कि पता है कि सी-टेट हमेशा सर्वश्रेष्ठ आंसर खोजता है, उत्तम आंसर, अति उत्तम आंसर खोजता है। तो क्या होगा, यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। इसका आंसर ये रखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय प्रारंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। सबसे अधिक प्रासंगिक कौन सा होगा। क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? आप किसी अन्य जीव से किस प्रकार भिन्न हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे भी आपकी पसंदीदा फिल्में पसंद है? आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे के बिल्कुल समान क्यों नहीं हैं? देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कि क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच में कुछ समानता पाते हैं, जिसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, यानी आनुवांशिकता। आनुवांशिकता जब पढ़ाएंगे तो पहला प्रश्न ये करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे आनुवांशिकता के बारे में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि खेत में फसलें और खरपतवार सह अस्तित्व में रह सके? खरपतवार और फसल दोनों साथ साथ, सह अस्तित्व मतलब साथ साथ रहने की बात कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं? अन्य पौधों को बढ़ावा नहीं देते हुए कोई ऐसा उर्वरक नहीं है, यदि हम उर्वरक खेत में डाल दें तो सिर्फ फसल ही बढ़ेगा, अन्य जो पौधे हैं वो नहीं बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा। खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षणिक उद्देश्य, यानी खरपतवार कैसे हमारे फसल को प्रभाव करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये हम शैक्षणिक उद्देश्य में बताएंगे कि हम उर्वरक वगैरह डाल भी रहे हैं फिर भी पौधे वृद्धि नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि खरपतवार भी उन उर्वरकों को अवशोषित करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। यानी वो वीडियो आपदा प्रबंधन पर चल रहा है, कहीं वीडियो ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है। तो निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में किस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर हो सकता है? समझने के लिए इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव, इन घटनाओं के कारण,
पूर्व में कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई थी? प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय। हम ये क्यों बताएंगे कि प्राकृतिक आपदाओं से हम कैसे बच सकते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, इस सब से हम कैसे बच सकते हैं, यही हमारा शैक्षणिक उद्देश्य होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक खाद्य संरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। खाद्य संरक्षण यानी फूड कंजर्वेशन, यानी भोजन को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से खाद्य सामग्री इन अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है जो कि हम खाद्य संरक्षण को कर सकते हैं? खाद्य संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला है मुरब्बा, दूसरा है दही, तीसरा है घी, चौथा है पापड़। तो हम किसी भी खाद्य सामग्री का मुरब्बा जब बनाएंगे तो वो लंबे समय तक रहेगा। तो ये खाद्य संरक्षण का तरीका है। खाद्य संरक्षण हम कई तरह से कर सकते हैं। अचार बनाकर, मुरब्बा बनाकर, रेफ्रिजरेटर में रखकर नहीं, और या भून कर, कोई चीज़ भून कर लिख दीजिए, कोई गर्म करके कभी रख देते हैं, और कभी पानी वगैरह में जो हरा सब्जी वगैरह होता है पानी में भिगा कर कपड़ा उसको लपेट देते हैं, जो गर्मी के दिन में थोड़ा सा संरक्षित रहता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या? अच्छा तरीका मुरब्बा है। हम यदि जैसे कि किसी का आंवला का हो, सेब का हो, मुरब्बा बनाते हैं तो वो लंबे समय तक फूड कंजर्वेशन होता है। अगला प्रश्न है, शुभ्री देवो ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रिता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए, शुभ्री जो देवो ज्योति समुदाय ये क्या कर रही है? पर्यावरण में कैसे एक चीज़ दूसरे चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो एक डाकघर, एक परित्यक्त इमारत, एक किराने की दुकान, एक नाली। इसका आंसर होगा एक किराने की दुकान। देखिए, किराने की दुकान के माध्यम से वो दिखाना चाहती है कि कैसे समाज के लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके आने वाले एग्ज़ाम में 2-4-5% प्रश्न रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो लेकर अगले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस यानी हिंदी पेडागोजी। तब तक के लिए जय हिंद।